स्टैटिक्स का जो लास्ट लेक्चर में अपन ने एग्जाम्पल नंबर 8 किया था, उसी के जैसा एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 12 है। तो दोनों एक जैसे हैं, तो मैं एक जगह कराने की कोशिश कर रहा हूँ इनको, ताकि आपको पढ़ने में भी आसानी रहेगी। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे एग्जाम्पल को राइट डाउन कर देता हूँ कि एक खोखले गोले की त्रिज्या स्मॉल ए है, एक अपने को होलो स्फीयर दिया है, खोखला गोला दिया है, एक और मौसम बहुत ही सुहाना हो रहा है, बारिश का मौसम हो रहा है। तो आप पढ़ो आप बैठ के। एक खोखले गोले की त्रिज्या स्मॉल ए है, एक खोखला गोला है और गोले की त्रिज्या स्मॉल ए है। यदि घर्षण गुणांक है, जैसे उस क्वेश्चन में तो फ्रिक्शन ऑफ कोफिशिएंट अपने को घर्षण गुणांक का मान निकालना था एग्जाम्पल 8 में, और अब की बार घर्षण गुणांक का मान दिया है। यदि घर्षण गुणांक म्यू बराबर 1/√3 हो तो ज्ञात करो कि एक कण गोले के भीतर कितनी ऊंचाई तक विराम अवस्था में रह सकता है। विराम अवस्था में रह सकता है मतलब सीमांत संतुलन की कंडीशन पूछ रहा है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो जो एग्जाम्पल 8 दिया था उसमें 13 सेंटीमीटर रेडियस का एक स्फीयर दिया था, उसमें बताया था कि जो नीचे का पॉइंट है उससे 1 सेंटीमीटर ऊंचाई पे विराम अवस्था में रह रहा था। अब की बार और वहाँ पे फ्रैक्शन ऑफ कोफिशिएंट म्यू का मान पूछा था। अब की बार जस्ट उल्टा है, अब की बार इस क्वेश्चन में जो फ्रैक्शन ऑफ कोफिशिएंट म्यू का मान तो दिया है और पूछा है कि जो अपना कण है वो गोले के भीतर कितनी ऊंचाई पर विराम अवस्था में रहेगा। ओके, तो मैं यहाँ सबसे पहले तो भाई ये स्फीयर है, स्फीयर मान के चलना, स्फीयर है तो इसकी रेडियस बना देता हूँ। जैसे मान लो कि इसका सेंटर ये है तो ये इसकी रेडियस हो गई, और ये कोई बिंदु P मान लूँगा, जैसे ये O हो गया, ये A हो गया, ये नीचे का पॉइंट हो गया, और ये बिंदु P है और अपना पार्टिकल यहाँ पे है, इस बिंदु पे है। तो कण गोले के भीतर कितनी ऊंचाई पर विराम अवस्था में रह सकता है, कहने का मतलब यह है कि आप इस बिंदु को मिलाओ और इस बिंदु को मिलाने से ये पॉइंट बना, उसको B नाम दे दिया। तो अपने को जो वैल्यू निकालनी है वो AB की वैल्यू निकालनी है। भाई ये कण है वो नीचे के पॉइंट से कितनी ऊंचाई पे है, तो AB ऊंचाई पे है, तो अपने को लास्ट में AB की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, राइट। अब जब कण यहाँ पे है, सीमांत संतुलन की स्थिति में है, तो बताओ मेरे को कि जैसे उस क्वेश्चन में अपन ने किया था सेम उसी प्रकार से यहाँ पे फ्रिक्शन उत्पन्न होगा और वो स्पर्श रेखा की दिशा में होगा जो घर्षण उत्पन्न होगा। अगर इसको अभिलंब प्रतिक्रिया बल में कैपिटल R नाम दे देता हूँ, तो बताओ ये फ्रिक्शन का मान हो गया वो कितना हो गया म्यू आर, और म्यू का मान कितना दे रखा है, फ्रिक्शन हो गया म्यू आर, और म्यू का वैल्यू क्वेश्चन में दे रखा है 1/√3, तो हो गया 1/√3 R। बिल्कुल सही है। अब सुनो, अच्छा ये इसका भार हो गया, अपना जो पार्टिकल यहाँ पे P रखा हुआ है उसका भार हो गया P, इसको ऊपर की तरफ मैंने बढ़ा दिया, और P बिंदु पे पार्टिकल रखा हुआ है उसका भार हो गया कैपिटल W, ठीक है। अब देखो सुनो, ये अपना प्रतिक्रिया बल R है और ये म्यू आर है अपना सीमांत कर्षण बल। अब R और म्यू आर का एक परिणामी होगा,
आर और म्यू आर का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो रिजल्टेंट फोर्स मैंने इधर मान लिया, और उस तो आर और म्यू आर का जो परिणामी होता है उस परिणामी को अपन एस से डिनोट करते हैं। स्टार्टिंग में अपन ने पढ़ा था, देख लो आप जाके। आर अभिलंब प्रतिक्रिया बल और अपना जो मैक्सिमम फ्रिक्शनल फोर्स है, अधिकतम घर्षण बल, उसका परिणामी होता है एस। और ये भी अपन ने पढ़ा था कि जो परिणामी होता है वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल के साथ में लैम्बडा कोण बनाता है। परिणामी जो होता है वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल के साथ में लैम्बडा कोण बनाता है, और इस लैम्बडा को कहा जाता है घर्षण कोण। जो परिणामी होता है वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल के साथ में लैम्बडा कोण बनाता है, वो लैम्बडा को कहा जाता है घर्षण कोण। अब बताओ ये इस प्रकार से है तो ये एकांतर कोण बनेंगे, तो बताओ ये लैम्बडा है तो फिर ये भी कितना हो जाएगा, लैम्बडा, राइट। और क्वेश्चन के अंदर जैसे ये स्पेयर बन रहा है तो स्पेयर की OA बराबर OP। अब डायग्राम में देखो OA है वो भी रेडियस है और OP है वो भी रेडियस है, और रेडियस का मान जो क्वेश्चन में दे रखा है वो कितना दे रखा है, स्मॉल a दे रखा है। रेडियस का मान कितना दे रखा है, स्मॉल a दे रखा है। और अपने को निकालना क्या है, अपने को निकालना है AB की वैल्यू अपने को फाइंड आउट करनी है, क्योंकि अपने को पूछा है कि वो डिस्टेंस अपने को निकालनी है कि जो अपना पार्टिकल है वो गोले के भीतर, इस गोले के अंदर घूम रहा है, गोले के भीतर कितनी ऊंचाई पे विरामावस्था में रह सकता है। तो मैंने मान लिया कि AB ऊंचाई पे ये विरामावस्था में रह सकता है। अब भाई यहाँ पे tan लैम्बडा निकाल लूंगा, tan लैम्बडा के हिसाब से क्वेश्चन को मैं सोल्व कर लूंगा। तो tan थीटा बराबर लंब, तो ये डिस्टेंस मेरे को चाहिए होगी। चलो अपन देखते हैं, इसको सोल्व करने की कोशिश करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले तो थोड़ा सा लैंग्वेज जो है वो लिख देता हूँ मैं, कि माना खोखला गोला है, गोले का केंद्र और वह त्रिज्या स्मॉल a है। माना क्या दिया ही है ये तो माना खोखले गोले का केंद्र स्मॉल, केंद्र O है, त्रिज्या स्मॉल a है। गोले का निम्नतम बिंदु है वो क्या है, कैपिटल A है। गोले का निम्नतम बिंदु कैपिटल A है। सीमांत संतुलन की स्थिति में मान लो कि अपना जो कण है वो P बिंदु पे है। यह भी माना कि सीमांत संतुलन की स्थिति में कण P बिंदु पर है। ये भी मान लो कि भाई सीमांत संतुलन की जो स्थिति है उसमें अपना जो पार्टिकल है वो कौन से पॉइंट पे है, P बिंदु पे है। अब कण का भार W जो डायग्राम में दे रखा है लिखने की जरूरत नहीं है। अभिलंब प्रतिक्रिया बल R है वो रेडियस के कोरस्पोंडिंग हो गया, और अभिलंब प्रतिक्रिया बल R है और ये अपना क्या है, घर्षण बल म्यू आर। और घर्षण बल और अभिलंब प्रतिक्रिया बल का जो परिणामी है वो कितना है, S है। तो लिख देते हैं अभिलंब प्रतिक्रिया बल अभिलंब प्रतिक्रिया बल व घर्षण बल, अधिकतम घर्षण बल बोल दो या घर्षण बल, म्यू आर का परिणामी एस है। परिणामी एस है, और अपन जानते हैं परिणामी होता है वो अभिलंब प्रतिक्रिया बल के साथ में जो लैम्बडा कोण बनाता है उसे एंगल ऑफ फ्रिक्शन कहा जाता है। तो लैम्बडा हो गया यहाँ पे घर्षण कोण, तो लैम्बडा क्या हो गया यहाँ पे, घर्षण कोण, राइट। अब सीमांत संतुलन की बात तो ये है कि भाई ये इसका जो वेट W है वो अपना रिजल्टेंट जो नॉर्मल रिएक्शन है, अभिलंब प्रतिक्रिया बल है, परिणामी, इससे संतुलित होना चाहिए। तो मैं लिख देता हूँ सीमांत संतुलन की स्थिति में आप ऐसे ही क्वेश्चन को क्या करो, पहले डायग्राम फिर लैंग्वेज फिर उसको सोल्व। सीमांत संतुलन की स्थिति में भाई वीडियो को लाइक किया करो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो। सीमांत संतुलन की स्थिति में
कण का भार W, जो अपना परिणामी प्रतिक्रिया S से संतुलित होता है। S से क्या होता है? ये संतुलित होता है। कहने का मतलब तभी तो विराम अवस्था में रुकेगा ना। ये अपना जो कण है, क्वेश्चन में लिख रखा है कितनी ऊंचाई पे विराम अवस्था में रह सकता है, तो विराम अवस्था में तब रुकेगा जब ये इसका रिजल्टेंट जो नॉर्मल रिएक्शन है, परिणामी जो प्रतिक्रिया बल है, वो इसके वेट को क्या कर दे, एडजस्ट कर दे, संतुलन की स्थिति में हो। अपने को सबसे मेन चीज ये है कि इस क्वेश्चन के अंदर ए बी का मान निकालना है। ये ए बी तो मैं लिख देता हूं भाई, ये लैम्डा है तो ये लैम्डा हो गया, एकांतर कोण की वजह से हो रहा है। तो सबसे पहले लिखता हूं मैं चित्र अनुसार। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो इसमें डायग्राम है, तो देखना चित्र अनुसार। ये वैल्यू अपने पास है, और अगर ये और मिल जाए, बीपी और मिल जाए, तो फिर ये आसानी से निकल सकता है। तो मैं इस चीज़ को ऐसे लिख सकता हूँ कि सबसे पहले तो ए बी चाहिए मेरे को, इस ए बी की वैल्यू चाहिए। ए बी बराबर ओ ए माइनस ओ बी लिख दूँ भाई। ए बी का मान ओ ए, ये तो पूरी की पूरी रेडियस है, और माइनस ये अपना ओ बी, इक्वेशन 1। जो वैल्यू चाहिए वो हो गई a माइनस ओ बी। तो कहने का मतलब ओ बी की वैल्यू निकालनी है। अब देखो, चूंकि अपन जानते हैं म्यू बराबर होता है टेन लैम्डा, ध्यान से देखना, म्यू तो होता है घर्षण, कोफिशिएंट ऑफ घर्षण, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन जिसको अपन कहते हैं घर्षण गुणांक, और लैम्डा होता है एंगल ऑफ फ्रिक्शन जिसे कहते हैं घर्षण कोण। अब आप ध्यान से देखोगे तो म्यू का मान अपने क्वेश्चन में घर्षण गुणांक का मान 1/√3 दे रखा है, तो 1/√3 बराबर टेन लैम्डा। अब बताओ टेन के अंदर 1/√3 मान किसका होता है? टेन के अंदर आप जानते हो कि 1/√3 होता है वो टेन 30 की वैल्यू होती है, तो लैम्डा का मान हो गया वो 30 डिग्री यहां से निकल के आ गया। लैम्डा की जो वैल्यू आई वो कितनी आई? 30 डिग्री आई अपना एंगल। अब यहां से लैम्डा की वैल्यू प्राप्त हो गई, तो चूंकि लैम्डा की वैल्यू प्राप्त हो गई तो त्रिभुज, समकोण त्रिभुज है ओ बी पी में, देखो ओ बी पी समकोण त्रिभुज है। और इसकी बात करेंगे तो मैं ये लिखूंगा टेन लैम्डा इक्वल टू टेन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार। तो लंब तो कितना है? एंगल के सामने अपना लंब होता है, तो लंब हो गया बीपी, और आधार कितना है? ओ बी। बिल्कुल सही बात है, टेन लैम्डा बराबर बीपी अपॉन ओ बी। तो यहां से ये यहां से टेन लैम्डा की वैल्यू 1/√3 है, तो 1/√3 अच्छा, इसमें दो चीजें अननोन हो गई। प्रॉब्लम ये है, टेन लैम्डा मत निकालो यहां से भाई। मेरे को चाहिए क्या? मेरे को ये पहले तो ओ भी चाहिए, तो यहां से टेन मत निकालो आप, कोस निकालो आप। तो ये लिखना त्रिभुज ओ बी पी में कोस 30 डिग्री इक्वल टू कोस थीटा बराबर होता है एल ए एल बटे डबल के ए, तो आधार बटे करण। अब बताओ, ये लैम्डा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, तो आधार तो क्या है इसके लिए? ओ बी, और करण क्या है? ओ पी। अब ठीक है, तो यहां पे देखो लैम्डा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई, तो कोस निकाला, तो कोस 30 बराबर आधार बटे करण, तो आधार तो ओबी हो गया और करण कितना हो गया? ओपी। अब मैं इसको थोड़ा सोल्व करूंगा, तो सोल्व यहां से करूंगा तो ओबी की वैल्यू कितनी आई? ओपी तो रेडियस है, रेडियस का मान स्मॉल है, तो कोस 30 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया,
और cos 30 का मान होता है √3/2। ये अपना आ गया OP। इक्वेशन डाल दिया 2। इक्वेशन 2 से OB का मान इक्वेशन 1 में पुट करूंगा। नाउ बाई इक्वेशन 1 एंड 2, तो AB की वैल्यू आई A माइनस A √3/2। वैल्यू उठा के अपन ने पुट कर दी। आप और भी अच्छा करना चाहते हो तो A को कॉमन ले लो, ये 1 माइनस √3/2 आप यहाँ भी छोड़ दो, या फिर आप इसको सोल्व कर लेना। तो ये अपना आएगा 1 माइनस √3/2 की अगर आपको वैल्यू याद है तो 0.8666 होता है, जैसे कि अपन 11th-12th में पढ़ते थे। और अगर ये आपको याद भी नहीं है तो आप यहाँ तक भी छोड़ सकते हो क्वेश्चन को, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और अगर ये पता है तो फिर ये आसानी से सोल्व हो जाएगा। 0.134 इसको सोल्व करेंगे तो, और ये गुणा के अंदर कितना आ जाएगा A। इतनी दूरी के ऊपर आपका जो पार्टिकल है वो विराम अवस्था में रह सकता है। तो कुल मिला के अपने को AB की वैल्यू निकालनी थी। AB की वैल्यू निकालने के लिए सबसे पहले लैम्बडा की वैल्यू निकालनी थी, और अपन जानते हैं जो म्यू बराबर 10 लैम्बडा होता है, म्यू की वैल्यू 1/√3 दे रखी है, तो यहाँ से लैम्बडा की वैल्यू 30 डिग्री आ गई। उसके बाद में AB की वैल्यू निकालनी थी, तो AB बराबर OA माइनस OB हो गया। तो फिर OB चाहिए, तो यहाँ से cos 30 डिग्री का मान क्या होता है, आधार बटे कर्ण, तो OB अपॉन जो कर्ण A। तो इसको सोल्व करते हुए अपन इस क्वेश्चन को किया है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, ठीक है भाई। इसमें कोई भी प्रॉब्लम आई तो आप बताना। बस ज़्यादा से ज़्यादा ये कोशिश होती है कि भाई सब चीज़ आपके सामने क्लियर करें, और आप भी इन जो वीडियोज़ हैं उनको डेली के डेली पढ़ा करो ताकि प्रॉब्लम क्रिएट ना हो। तो ठीक है दोस्तों, अब अगले लेक्चर में एक नए क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।